हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 11.2। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड सोल्व करेंगे। उसके पश्चात इसके जो विविध प्रश्नमाला है उसके क्वेश्चंस को हम बनाएंगे। तो देखिए वन बाय वन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें बनाना है वो हमें गिवन है कि दर्शाइए कि ये जो दिक कोसाइन आपको दे रखे हैं, ठीक है, जिन जिन रेखाओं के दिक कोसाइन है वाली तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं बिल्कुल हल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, हमें फर्स्ट दे रखा है L1 इज इक्वल टू M1 N1। देखिए L1 जो है वो है 12/13, 12/13। M1 है -3/13। इसी प्रकार N1 है -4/13। ये दिक कोसाइन है L1 M1 N1, ठीक है। इसके पश्चात जो नेक्स्ट दे रखे हैं वो देखिए, वो हमें दे रखे हैं L2 बराबर 4/13 M2 और यहां पे N2 12/13 और 3/13। और नेक्स्ट देखिए L3 जो गिवन है वो है 3/13 M3 -4/13 और N3 ये आपको गिवन है 12/13। ठीक है भाई, दर्शाइए कि दिक कोसाइन जो हमने लिखे हैं वो वाली तीन रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। देखिए मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, माना ये जो है रेखा जो है फर्स्ट जो रेखा है इसको नामकरण कर दे, हम कैपिटल एल से दर्शा देते हैं। माना ये कैपिटल L1 रेखा है, उसके दिक कोसाइन है, और ये जो है कैपिटल L2 रेखा है उसके दिक कोसाइन है, और ये जो कैपिटल L3, ठीक है, इसको रेखा लिख देता हूं आगे, रेखा इसके दिक कोसाइन है। ये L2 रेखा के है, ठीक है, और ये L3 रेखा के दिक कोसाइन है। इतना क्लियर होना चाहिए। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, जो हमें दे रखा है वही हमने एज इट इज लिखा है। हमें इन रेखाओं को परस्पर लंबवत सिद्ध करना है। तो देखिए रेखाएं अगर परस्पर लंबवत होंगी, ठीक है, तो क्या कंडीशन रहेगी, लिख लीजिए। यदि रेखा L1 व L2 लंबवत है, उस स्थिति में इनके दिक कोसाइनों के अंदर क्या संबंध होगा, देखिए L1 गुना L2 प्लस M1 गुना M2 प्लस N1 गुना N2 बराबर हमें 0 प्राप्त होना चाहिए। तो देखते हैं प्राप्त हो रहा है। अगर होगा तो रेखा L1 और L2 लंबवत होंगी। तो यहां से वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए 12/13, यहां से 4/13 प्लस यहां से -3/13, यहां से 12/13, ठीक है, यहां से -4/13 और यहां से
3/13। अब इनको मैं सोल्व कर रहा हूं, देखिए क्या रिजल्ट्स देते हैं। तो 12 चौक 48 और 13/13, यानी ये हो गया स्टूडेंट आपका 169। 12 36 और नीचे 169, और ये माइनस का 12 और ये बट्टे में 169। इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट, अगर लघुत्तम की बात करें तो लघुत्तम आएगा 169, ठीक है, सब में सेम है, ठीक। तो ये आगे ऊपर जोड़ दीजिए, 48 माइनस 36 माइनस 12, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाले पोर्शन को आप ऐड करेंगे तो देखिए वो हो जाएगा 48 माइनस 48 बट्टे 169, तो 0/169 इज टू 0। हाँ ये ना क्लियर। अतः आप क्या कह सकते हैं, अतः आप लोग बोल दीजिए, अतः रेखा L1 व L2 लंबवत है। कैसी है? लंबवत है। स्टूडेंट इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, L2 और L3 को लंबवत चेक कर लेंगे, फिर L3 और L1 को लंबवत चेक कर लेंगे। बिल्कुल, तो देखिए किस प्रकार से नेक्स्ट चेक करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, रेखा जो हमारा है L2 और L3, ठीक है, देखेंगे इनकी जांच करेंगे कि क्या ये लंबवत हैं। अगर हैं तो पता चल जाएगा। तो देखिए कैसे हो जाएगा, L2 गुना L3 प्लस M2 गुना M3 प्लस N2 गुना N3 बराबर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलिए यहां से वैल्यूज पुट करते हैं, 4/13 गुना 3/13 प्लस 12/13 गुने माइनस 4/13 प्लस 3/13 गुना, ठीक है। इसमें एक बार चेक कर लीजिए, इसमें भी सेकंड वाले पोर्शन में जो है, ठीक है, 3/13 सही है, 12/13 13। अगर इसको हल करें तो देखिए 12/169, ये 12 चौक 48/169 और ये 12 36/169। आगे देखिए लघुत्तम आ जाएगा 169, ठीक है। ऊपर देखिए तो 12 माइनस 48 प्लस 36, अगर हल करें इसको तो 48 माइनस 48 बट्टे 169, ठीक है। फाइनली ऊपर बचा 0, नीचे 169, फाइनली रिजल्ट कितना आया, 0, ठीक है, बिल्कुल आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं अतः रेखा L2 व L3 लंबवत है। बिल्कुल ये अच्छे से चेक हो गया। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि जो L3 और L1 उसको भी चेक कर लेंगे, क्या वे भी जो है वे भी क्या है आपस में लंबवत है या नहीं। अब देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल L3 व L1 इनको हम लोग चेक कर लेते हैं। यदि रेखा L3 व L1 लंबवत हैं तो देखिए क्या स्थिति होगी, L3 गुना L1 प्लस
m3 गुना m1 प्लस n3 गुना n1 इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले L3 3/13 गुना ये आपका है 12/13, M3 का वैल्यू -4/13 गुना M1 -3/13। ठीक है भाई, N3 इसका वैल्यू है 12/13, 12/13 गुने N1 का -4/13। जब हम इसको सोल्व करें स्टूडेंट देखिए तो ये हो गया 12×36/169 प्लस 12/169 और 12 चौक 48/169। अब अगर इसको हल करें तो देखिए किस प्रकार हल हो जाएगा। ये लघुत्तम आ जाएगा 169, 169, 70 में से एक कम 69, 70। ठीक है, 36 प्लस 12 माइनस 48, तो ऊपर देखिए 48 यानी 48 माइनस 48/169, तो 0/169 इज इक्वल टू हो गया 0। तो आप क्या लिख दीजिए, लिख दीजिए अतः रेखा L3 लंबवत है किसके, L1 के, L3 लंबवत है L1 है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, तीनों पोर्शन मैंने इसके बना दिए, तीनों की तीनों जो है रेखाएं आपस में लंबवत हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर स्टूडेंट हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमें दे रखा है, इसमें हमें दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा, ठीक है, और ठीक है बिंदुओं इससे होकर कोई रेखा जाती है, जाने वाली रेखा पर लंब है। ठीक है, लिख लीजिए, दर्शाइए कि बिंदुओं 1, -1 और 2, 3, 4 और -2 से होकर जाने वाली रेखा। ठीक है, बिंदुओं 0, 3, 0,3,2 और 3,5,6 से जाने वाली रेखा पर लंब है। तो दो रेखाएं आपस में लंबवत है। ठीक, दो बिंदुओं के अपने को, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। पहले दो बिंदु दे रखे हैं। ठीक, यहां हल करते हैं। क्या अप्रोच हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट, ये इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो दो बिंदु दे रखे हैं वो लिख लीजिए, लिख लीजिए दिए गए बिंदु ओ, तो दिए गए बिंदुओं कौन कौन से, 1, -1,2 और 3,4,-2। तो दिए गए बिंदुओं ये जो है से होकर को, ठीक है, दिए गए बिंदुओं से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। दिक् अनुपात तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं, दो तरीके हैं आपके पास। बिल्कुल, आप क्या कर सकते हैं, इसमें से इसको घटा के निकाल सकते हैं, ठीक है, और इसमें से इसको घटा के भी निकाल सकते हैं। तो बोला सर आप कैसे निकालेंगे, मैं इसमें से घटा के निकाल रहा हूं। तो देखिए 1 -3, -1 -4, ठीक है,
2 माइनस माइनस 2। आपके पास दो तरीके, इसमें से इसको घटा दीजिए या इन बिंदुओं में से इनको घटा दीजिए। मैं इन बिंदुओं में से इसको घटा रहा हूं, तो यहां पे हो गया -2, एक में से इसको घटाया, ठीक, -1 में से इसको घटाया, 2 में से इसको घटाया, ठीक है। तो ये देखिए -1 और -4, -5, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 और 2 4। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। यानी ये जो हमारे पास, और इनको हम लोग मान लेते हैं, इनको हम लोग मान लेते हैं, माना ये क्या है, A1 B1 और C1 ये है, -2 -5 और 4। इनको हमने A1 B1 C1 मान लिया दिक् अनुपात। अब इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार आगे चलिए, बिंदुओं 0,3,2, बिंदुओं 0,3,2 और 3,5,6, 3,5,6 से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात माना A2 B2 C2 है। क्लियर? तो देखिए निकालेंगे कैसे, मैं कैसे निकाल रहा हूं वो देख लीजिए। मैं इन बिंदुओं में, इनमें से इसको घटा रहा हूं, तो 0 -3, 3 -5, 2 -6। तो देखिए मेरे पास कितना आ गया, -3 -2 -4। ठीक है, ये मेरे क्या आ गए, दिक् अनुपात आ गए इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के। तो बराबर आप लिख दीजिए A2 B2 और C2। ठीक है, तो भैया ये जो रेखा है, इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा और इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाएं आपस में क्या है, लंबवत है। वो तब होगा जब दोनों के दिक् अनुपातों के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। ठीक है, लंबवत होने का प्रतिबंध, होने का प्रतिबंध क्या है, आप कहेंगे सर A1 गुना A2 प्लस B1 गुना B2 प्लस C1 गुना C2 बराबर 0 होना चाहिए। इस स्थिति में ठीक है, इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा और इन दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखाएं आपस में इस स्थिति में लंबवत होगी। तो दोनों के दिक् अनुपात हमारे पास है, बिल्कुल ये रहे और ये रहे। तो डाल दीजिए कंडीशन में, देखिए A1 का वैल्यू -2, A2 का वैल्यू -3, B1 का वैल्यू -5, B2 का -2, C1 का 4 और C2 का -4। फिर से देख लीजिए A1 B1 C1, तो A1 B1 C1, A2 का -3, B2 -5, C2 -4। देखिए ये हो गया 6 और ये हो गया प्लस का 10
और ये हो गया -16। 10 और 6 आप कहेंगे सर 16, तो 16 - 16 आप कहेंगे सर 0। यस या नो? बिल्कुल। तो क्या कहेंगे? अतः रेखाएं लंबवत हैं। अतः रेखाएं क्या है? लंबवत हैं। तो लिख दीजिए, अतः रेखाएं लंबवत हैं। अतः रेखाएं कैसी है? लंबवत हैं। फिर देख लीजिए हमने कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल किया कि भाई इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के हमने दिक् अनुपात निकाल लिए। फिर इन दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा के दिक् अनुपात निकाल लिए। दिक् अनुपात निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, ठीक है। यानी किसी एक रेखा, दो बिंदुओं से गुजरने वाली एक रेखा के अधिकतम दो दिक् अनुपात हो सकते हैं, आपको पता भी है। इन बिंदुओं में से इनको घटाकर या इन बिंदुओं में से इनको घटाकर भी निकाल सकते हैं। हमें एक पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे किया और दोनों स्थितियों में हमने दिक् अनुपात निकाल लिए। और फिर जो लंबवत होने की कंडीशन है बिल्कुल ये रही, a1 गुना a2 प्लस b1 गुना b2 प्लस c1 गुना c2 बराबर 0 होना चाहिए। बिल्कुल प्राप्त हो रहा है। तो काफी इजी क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट हमारे पास। दर्शाइए कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा और आगे अन्य दो बिंदु दे रखे हैं, उनसे होकर जाने वाली रेखाएं क्या हैं? आपस में समांतर है। लास्ट क्वेश्चन में जो कंसेप्ट हमने फॉलो किया जस्ट वैसा ही हम करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले हम जो बिंदु हमें दे रखे हैं वो लिख लेते हैं। देखिए किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को फाइनली जो है अप्रोच करेंगे, यानी सोल्व करेंगे। सबसे पहले लिख देते हैं बिंदुओं तो जो बिंदु दे रखे हैं वो लिखते हैं 4, 7, 4,7,6, सॉरी 8 है, 4,7,8, तो बिल्कुल 8 है यहाँ पे, ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो है 2, 3, 4, 2,3,4, 4,7,8 और 2,3,4। तो हमने लिखा बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा माना L1 है, ठीक है। इसलिए इसके दिक् अनुपात हम निकाल रहे हैं। दिक् अनुपात जिनको हम क्या मान रहे हैं? A1, B1 और C1 मान रहे हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। बोला सर बिल्कुल, तो निकाल लीजिए। A1 बराबर, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 4 - 2 इजिकल्स टू 2। दूसरा B1 बराबर 7 - 3 4, C1 बराबर 8 - 4 बराबर 4, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। बिंदुओं -1 - 2, 1 और 1,2,5, 1,2,5 से होकर जाने वाली रेखा माना L2 है, ठीक है। कौन सी मान रहे हैं? L2। और इसके दिक् अनुपात
इसके दिक् अनुपात A2 B2 C2 है। ठीक है, तो A2 B2 C2 निकाल लीजिए। तो A2 बराबर, इसमें से मैं इसको घटा रहा हूं, तो -1 बराबर -2। दूसरा B2 बराबर -2, ये घटा दीजिए -2 -4। C2 बराबर 1 में से घटा दीजिए 5 को, तो ये हो गया -4। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आप लिखिए, हमें दे रखा है, यहां लिख देते हैं, यदि रेखा L1 व L2 समांतर है। कैसी है? समांतर है, तो इनके जो दिक् अनुपात हैं वो समानुपाती होंगे। कैसे होंगे? समानुपाती। तो देखिए, निकालिए सबसे पहले A1 बट्टा A2 बराबर A1 2, A2 -2। फाइनली आपके पास आ गया -1/1। आगे देखिए, आगे आप निकालिए B1 बट्टा B2। B1 4, B2 -4, तो ये आ गया -1/1। फाइनली आप आगे निकालिए C1 बट्टा C2। C1 आप कहेंगे सर 4, C2 -4, तो फाइनली आपके पास आना चाहिए -1/1। -1/1, ये आपके पास फाइनली ये सॉल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए, चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टे B2 बराबर है C1 बट्टे C2, यस या नो? बिल्कुल है, तो आप लिख लीजिए, इसलिए रेखा L1 व L2 समांतर है। कैसी है? समांतर है, बिल्कुल। इसलिए जो रेखा L1 व L2 जो है वो समांतर है। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली कोई रेखा, जिसको हमने पहली स्थिति में L1 मान लिया, जिसके दिक् अनुपात A1 B1 और C1 है। ठीक है, दूसरी दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा जिसको हमने L2 माना, जिसके दिक् अनुपात A2 B2 और C2 है, निकाल लिए। फिर हमने इनको समानुपाती सिद्ध कर दिया, जो हो भी गए, इसलिए दोनों रेखाएं समांतर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो काफी इजी क्वेश्चंस। अब हम लोग स्टूडेंट इस चैप्टर की जो विविध वर्णमाला है उसके क्वेश्चंस बनाएंगे। टोटल 5 क्वेश्चन इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, उन रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात हमें दे रखे हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हल जो है, फर्स्ट रेखा के हमें दिक् अनुपात दे रखे हैं, सेकंड के हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल लिख लीजिए, क्या दे रखा है, लिख लीजिए, माना प्रथम रेखा L1 है वह दूसरी रेखा L2 है। ठीक है, और A1, ठीक है, जिनके दिक् अनुपात क्रमशः, जिनके दिक् अनुपात क्रमशः A1 B1 C1 व A2 B2 C2 है। ठीक है, अब देखिए
तो लिख देते हैं बिल्कुल A1 बराबर हमें A दे रखा है, B1 बराबर B और C1 बराबर C, B1 बराबर B और C1 बराबर C दे रखा है। और नेक्स्ट जो A2 बराबर मुझे दे रखा है B माइनस C, B माइनस C और B2 बराबर C माइनस A और C2 बराबर A माइनस B, ये मुझे दिया गया है। दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है, तो बिल्कुल जो दोनों रेखाओं के बीच का कोण होगा वो कोस थीटा बराबर A1 गुना A2 प्लस B1 गुना B2 प्लस C1 गुना C2 बट्टे अंडर रूट के अंदर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर गुणा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला होता है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए आप लोग। A1 का A, A2 का B माइनस C, B1 का B, B1 का वैल्यू कितना है B और B2 का C माइनस A, C माइनस A, C1 का C और इसका C2 का A माइनस B। ठीक है, नीचे देखिए, नीचे हो जाएगा सर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, तो जो वैल्यूज है A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, ठीक है, यानी उनका वर्ग। फिर देखिए नीचे A2 की वैल्यू है B माइनस C, तो B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस फिर C माइनस A का होल स्क्वायर प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर, बिल्कुल। तो स्टूडेंट ये इस प्रकार हमने लिख दिया इसको। अब आगे थोड़ा सा सोल्व करते हैं। देखिए यहां से कोस थीटा बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया AB माइनस AC, BC माइनस AB, AC माइनस BC। ऊपर वाला पोर्शन हल होके ये हो गया। ठीक, नीचे का जो पोर्शन है स्टूडेंट वो आपका एज इट इज है, जो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, और अंडर रूट के अंदर यहाँ पे गुना में B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, और A माइनस B का होल स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, A माइनस B से A माइनस B कट जाएगा, A माइनस C से A माइनस C कट जाएगा, BC और यहाँ पे माइनस BC। दोबारा से चेक कर लीजिए, प्लस का AB माइनस का AB कट जाएगा, माइनस का AC प्लस का AC कट जाएगा, यहाँ पे प्लस का BC माइनस का BC कट जाएगा। तो ऊपर वाले पोर्शन में कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 0, और 0 में किसी भी संख्या का अगर आप भाग देंगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है? 0। तो भैया यहाँ पे इक्वल में कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा बराबर, कोस में 0 वैल्यू होता है कोस पाई बाई 2 का। कितने का वैल्यू होता है? पाई बाई 2 का। तो यहां से थीटा बराबर आपके पास आ गया पाई बाई 2। थीटा बराबर आपके पास कितना आ गया? पाई बाई 2। तो ये स्टूडेंट ये आपका आंसर हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आप लोग पहले की चैप्टर्स में बना चुके हैं।
देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, एक्स एक्स के समांतर और मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन छोटा सा ही क्वेश्चन है। देखिए कैसे हो जाएगा एक्स एक्स के समांतर। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग यहां लिख देते हैं, क्वेश्चन होगा कैसे, देखिए यहां लिख देते हैं एक्स एक्स के दिक् के कोसाइन क्या होते हैं स्टूडेंट? आप कहेंगे सर 1, 0, 0, ये एक्स एक्स के दिक् कोसाइन होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, मूल बिंदु के निर्देशांक ये आपको पता ही है 0, 0, 0। तो अगर कोई रेखा एक बिंदु से गुजरे और एक सदिश के समांतर हो तो उसका कार्तीय रूप जो होता है वो मैं यहां लिख रहा हूं x माइनस x1 बट्टे, ठीक है, a y माइनस y1 बट्टे b और z माइनस z1 बट्टे c। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इस रूप में यहाँ पे x1, y1 और z1 तो वे बिंदु है जिससे वो पास होती है, और नीचे जो लिख रखा है a b c ये उस सदिश के दिक् अनुपात है जिसके वो समांतर है। बोलते सर दिक् कोसाइन लिखा आपने, अगर दिक् कोसाइन हमारे पास हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो रहने वाली है। ठीक है भाई, देन रूप ये हो जाएगा, अगर हमारे पास क्या हो, दिक् कोसाइन हो, यानी एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा और एक सदिश के समांतर, जिस सदिश के वो रेखा समांतर उसके दिक् कोसाइन हमारे पास हो, देन उसका कार्तीय रूप ये हो जाता है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए जिस बिंदु से गुजरती है उसके निर्देशांक 0, 0 और 0, दिक् कोसाइन L M N ये है, तो जो रूप होगा वो देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 0 बट्टे 1 y माइनस 0 बट्टे 0 z माइनस 0 बट्टे 0। ठीक है भाई, तो देखिए किस प्रकार लिख दीजिए, x बट्टा 1 बराबर y बट्टे 0 बराबर z बट्टा 0। ये आपका जो है रेखा का स्टूडेंट समीकरण जो है वो हमें प्राप्त हो जाना चाहिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, और हमें जो है दो रेखाओं के कार्तीय समीकरण दे रखे हैं। ठीक है, और ये बोला गया परस्पर लंब, दोनों जो रेखाएं यदि आपस में परस्पर लंब है यानी लंबवत है तो के का मान ज्ञात करो। सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये देखना है कि जो दोनों रेखाएं आपको कार्तीय रूप में दे रखी है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट से मतलब है x माइनस x1 बट्टे a बराबर y माइनस y1 बट्टे b बराबर z माइनस z1 बट्टे c, ये फॉर्मेट होना चाहिए जिसमें x y और z हमेशा पॉजिटिव रहने चाहिए। दूसरी बात x y z के साथ कोई भी अचर गुणा में नहीं होना चाहिए, अगर है तो हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति मुझे दिख नहीं रही, तो जो फर्स्ट रेखा है उससे मैं दिक् अनुपात लिख लेता हूं, यहां लिख दूं हल जो है थर्ड। ठीक है, तो उससे लिखें तो a1 बराबर मेरे पास आ जाएगा, आप कहेंगे सर -3, और b1 बराबर मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट 2k, और c1 बराबर मेरे पास प्राप्त हो जाएगा 2। ठीक है, प्रथम रेखा से हमने a1, b1 और c1 यानी दिक् अनुपात ले लिए। सेकंड से ले लीजिए, सेकंड रेखा से आपके पास a2, b2 और c2 देखिए क्या प्राप्त हो रहे हैं, a2 3 के, b2 1 और c2 -5, ये आपको प्राप्त हो रहे हैं। ये कह रहा है दोनों रेखाएं लंबवत हैं,
तो यदि रेखाएं आपस में लंबवत हैं तो स्थिति क्या होगी, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर कितना होगा, 0 होगा। वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, देखिए तो -3 3K, B1 का 2K, B2 का 1, C1 का 2, C2 का -5 बराबर 0। तो इनको गुना किया तो -9K, ठीक है भाई, -9K। इन दोनों को किया तो 2K, और इन दोनों को किया तो -10 बराबर 0। तो यहां से -7K बराबर 10, ठीक है। इन दोनों को सोल्व किया, -7K, इस 10 को उस साइड लेके, तो K बराबर 10 बट्टे -7, या K बराबर -7 बट्टे 10, K बराबर -7 बट्टे 10। स्टूडेंट ये हमारा आंसर आ जाएगा बिल्कुल इजीली, जो है -10 बट्टे 7। यहां उल्टा लिख दिया, ठीक है, -10 बट्टे 7, ऊपर सही लिखा है, नीचे आके उल्टा हो गया, कैसे हुआ कि ठीक है, कई बार दिमाग क्या है पता नहीं कौन सी स्टेप में चला जाता है, फ्रीज हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे ही होगा, ठीक है भाई। लेकिन दोबारा देखने पे गलती का एहसास भी हो जाता है, फ्रीज तो नहीं हुआ, फ्रीज होता तो पता ही नहीं चलता। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की और, या क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, दो रेखाएं हमें दे रखी है, उनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको सबसे पहले तो ये जांच कर लेना चाहिए कि दोनों रेखाएं समतलीय है, विषमतलीय है। तो आप देखिए दोनों समांतर सदिशों को देखिए, दोनों रेखाओं के समांतर सदिशों को देखिए, यानी पहली रेखा के समांतर सदिश जो है आई कैप -2j कैप और 2k कैप है। दूसरी रेखा में समांतर सदिश 3i कैप -2j कैप -2k कैप है। दोनों डिफरेंट है, इसलिए दोनों रेखाएं क्या है, विषमतलीय हैं। तो पहली बात तो आप यहाँ पे यही लिख दीजिए कि 4 नंबर, ठीक है, चूंकि दोनों रेखाएं विषमतलीय हैं, विषमतलीय हैं, ठीक है भाई। सबसे पहले मैं यहां लिख लेता हूं A1 का वैल्यू जो मेरे पास है 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और B1, ठीक है, A1 सदिश का मैंने वैल्यू लिख दिया, फिर B1 सदिश का लिख लेता हूं। B1 सदिश है i कैप -2j कैप प्लस 2k कैप। दूसरा जो मेरे पास यहां पे देखिए A2 सदिश, उसका वैल्यू है -4i कैप -k कैप, और B2 सदिश जो है उसका वैल्यू देखिए किस प्रकार है, वो है 3i कैप -2j कैप -2k कैप। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दोबारा से आप मैच भी कर सकते हैं कि भाई जो हमने लिखा है A1 सदिश उसका वैल्यू 6i कैप 2j कैप 2k कैप है, और जो उसका जो सदिश है B1 उसका i कैप -2j कैप प्लस 2k कैप, और A2 सदिश जो है 4i कैप -k कैप 4i कैप -k कैप, और B2 जो सदिश है वो 3i कैप -2j कैप -2k कैप। बिल्कुल। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं दो सदिशों के बीच की न्यूनतम दूरी का, और D बराबर होता है, देखिए B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश, इसका डॉट प्रोडक्ट A2 सदिश माइनस A1 सदिश बट्टे B1 सदिश क्रॉस
B2 सदिश का परिमाण और इस पूरे का परिमाण, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो बिल्कुल सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश। तो हम लोग यहाँ पे सारणिक का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल आई कैप जे कैप के कैप। B1 1 माइनस 2 2, B2 3 माइनस 2 माइनस 2। ठीक है भाई, 1 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 माइनस 2। आगे देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए आई कैप, तो इसको थोड़ा सा जमा के लिख देता हूं। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 4 हो गया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4, माइनस जे कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 2, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6, के कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 2, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 6। ठीक है भाई, दोबारा से देख लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 2 माइनस 2 4, इसको इससे माइनस 4, इसको इससे माइनस 2, इसको इससे माइनस 6। ठीक, फिर इसको इससे माइनस 2, यहाँ माइनस आई और ये माइनस 6, बिल्कुल राइट। आगे देखिए माइनस और माइनस प्लस, तो 4 4 8 आई कैप, ये हो गया माइनस का 8 और ये बाहर भी माइनस है तो प्लस का 8 जे कैप, माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस के 6 में से माइनस 2 गए तो प्लस का 4 के कैप, प्लस का 4 के कैप। इतना स्टूडेंट अपना सोल्व हो जाना चाहिए पहला। अब हम A2 सदिश माइनस A1 सदिश भी निकाल लेते हैं। यहीं पर क्या निकाल लेते हैं, A2 सदिश माइनस A1 सदिश, ये हम लोग निकाल लेते हैं स्टूडेंट। तो देखिए A2 सदिश ये रहा माइनस 4 आई कैप माइनस के कैप माइनस A1 सदिश 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है भाई, तो देखिए इसको लिखेंगे माइनस 4 आई कैप माइनस के कैप माइनस 6 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल। तो अब देखिए यहां पे लिख रहे हैं A2 सदिश माइनस A1 सदिश बराबर, देखिए माइनस 4 आई कैप माइनस 6 जे कैप, तो ये माइनस का 10 आई कैप, फिर यहां पे माइनस 2 जे कैप, ठीक है, माइनस के कैप माइनस 2 के कैप माइनस का 3 के कैप। ठीक, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इसमें कोई भी डाउट आपको स्टूडेंट जो है बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब हम A2 सदिश माइनस A1 सदिश उसका डॉट प्रोडक्ट करा देंगे B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश, और डॉट प्रोडक्ट में क्रम विनिमय का नियम का पालन होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किधर से भी करवा दीजिए। तो यहां लिख देते हैं B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश डॉट A2 सदिश माइनस A1 सदिश। अब देखिए भाई, ये रहा आपका B1 सदिश क्रॉस B2, 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये वैल्यू मैंने यहां लिख दी, डॉट प्रोडक्ट कराना है A2 माइनस A1 सदिश, तो माइनस 10 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3
ये कैफ, देखिए आई कैप वाले को आई कैप से गुना करेंगे, आई कैप का स्क्वायर वो 1 हो जाता है, तो ये 8 और -10, ये माइनस का 80, 8 और -2 माइनस का 16, 4 और -3 माइनस का 12। ठीक है भाई, दोबारा देख लीजिए, 8 को -10 से गुना किया 80, 8 को -2 से गुना किया 16, 4 को 3 से गुना किया 12। ठीक है भाई, तो इसमें ठीक है, ये हो गया, दोनों को जोड़ा, इन दोनों को, तो ये 96, 96 में 2 जोड़ा 98, 98 में 2 जोड़ा तो 100 माइनस का 106 हो गया, माइनस का 106। बिल्कुल, दोबारा से देख लीजिए, -80 और -16 -96, -96 को 2 दे दिया माइनस का, तो -98, इसमें से -2 ले लिया, 100 माइनस का 106। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूले पे आ जाइए, दोनों का डॉट हो गया, आपको इसका जो है परिमाण और निकालना है, तो बिल्कुल यहीं निकाल लीजिए, यहाँ पे ही, यहीं पे निकाल लीजिए, B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश का परिमाण बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर ये रहा 8 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 8 का वर्ग 64, कितना 64, बिल्कुल, तो ये हो गया 64 प्लस 64 और 4 का वर्ग भाई 16, 4 का वर्ग 16, तो देख लीजिए 64 में 6 जोड़ा 70 और 10 80, तो 8 6 14, ठीक है 140 हो गया ना, 144 हो गया, 144। देख लीजिए 6 4 10, 10 4 14 की 4 हासिल 1, 6 6 12 1 13 14, 144। तो इतना क्लियर हो जाना चाहिए। ये 144 को क्या लिख सकते हैं, 16 नमा का 16 नमा का 16 नमा का 6 ने 54 की 4 हासिल 5, 16 नमा का 144। ठीक है, बिल्कुल इसको लिख सकते हैं 16 गुना 4, 16 नमा 16 गुना 4 नहीं 16 गुना 9, 16 गुना 9, तो 16 का वर्गमूल 4, वैसे भी 144 का 12 होता है, तो इसका 4 हो जाएगा, इसका 3 12, 144 किसका वर्गमूल होता है 12 का। डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई, मेरा तो कई जरूरी नहीं है, कई बार नहीं चलता दिमाग सीधा, वैसे चल गया। ठीक है, ये क्लियर हो जाना चाहिए इतना। अब डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है और आंसर जो है वो आपका आ जाएगा। एक छोटा सा सिलिंग मिस्टेक कर रखा, देखिए यहाँ पे जोड़ने में आप लोगों ने 16 और 10 26 से 2 28, 108 कीजिए इसको, कितना 108। ठीक है भाई, बिल्कुल 108 कीजिए इसको, गलती कर दी 108 होगा, क्यों 16 और 10 26 से 2 28, -28 हो जाएगा, और 20 में नहीं सॉरी -80 में -28 जोड़ा माइनस का 108। अब लोग जो है डायरेक्टली हम लोग इसको बना सकते हैं फॉर्मूले में वैल्यू रखकर। तो देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है यहां पर, तो D इजिकल्स टू B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश डॉट प्रोडक्ट A2 सदिश माइनस A1 सदिश, इसकी वैल्यूज देखिए यहां से, माइनस का 108। नीचे देखिए B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश, इसका परिमाण 12 आ रहा है, और ठीक है तो इसको काटा अंदर ही अंदर, तो 12 नमा का 108 -9, वो परिमाण लगा हुआ है तो जो दूरी है वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आ गया 9 इकाई। कितना आ गया 9 इकाई, आंसर आ गया। बिल्कुल इजी सा ही क्वेश्चन। बढ़ते हैं इसके जो नेक्स्ट जो है और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, उसकी ओर। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दे रखा है बिंदु 1 2 4 से जाने वाली, ठीक है, कोई रेखा है जो बिंदु 1 2 4 से जाएगी, और ये जो दो हमें रेखाओं के समीकरण दे रखे हैं इनके क्या है, लंबवत है। तो सबसे पहली बात तो यार करेंगे कैसे,
करेंगे कैसे, क्या कंसेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों जो रेखा के समीकरण हमें जो और दो दे रखे हैं वो कौन से रूप में दे रखे हैं, लंब रूप में दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं क्वेश्चन को इजीली, क्या अप्रोच हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब जो हमारी रेखा अब जो हमें चाहिए वो बिंदु कौन से जा रही है, वो जा रही है 1 2 और 4 से। ठीक है, इसका मतलब हमें दिया क्या है वो देखिए, दिया है वो हमें दे रखा है x1 y1 और z1 का मान दे रखा है, जिनसे वो गुजरती है। तो 1 2 4 वो 4। ठीक है, अतः रेखा का समीकरण क्या हो गया, अतः रेखा क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर x माइनस x1 बट्टे ए बराबर y माइनस y1 बट्टे बी बराबर z माइनस z1 बट्टे सी से। क्या लिख सकते हैं आप कहेंगे सर लिख दें x माइनस 1 बट्टा ए बराबर y माइनस 2 बट्टे बी बराबर z माइनस 4 बट्टे सी, समीकरण नंबर 1। यानी जो रेखा बिंदु 1 2 4 से गुजरती है उसका समीकरण ये है। अब ये किसके, अब ये क्या है इस रेखा के, जो हमने दिक् अनुपात माने हैं। ठीक है, और यहां लिख दीजिए माना दिक् अनुपात ए कोमा बी कोमा सी हो तो। ठीक है भाई, तो ये रेखा है। अब दूसरी बात, ये जो रेखा है ये x माइनस 8 बट्टे 3 y प्लस 19 बट्टे माइनस 16 और z माइनस 10 बट्टे 7, एक तो इसके लंबवत है बिल्कुल। तो जब ये रेखा और वो रेखा आपस में लंबवत होंगी तो इनके जो दिक् अनुपात है, ठीक है, उनका गुणनफलों का योगफल वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिए पूरा लिख लीजिए। ठीक है, इसको यहां लिख लेते हैं, तथा इसके बाद में जो समीकरण दे रखी है वो देखिए x माइनस 8 बट्टे 3, x माइनस 8 बट्टे 3 बराबर y प्लस 19 बट्टे माइनस 16 बराबर z माइनस 10 बट्टे 7 x माइनस 8 बट्टे 3 y प्लस 19 बट्टे माइनस 16 और z माइनस 10 बट्टे 7। इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे दूं। ठीक है, और दूसरी भी लिख लेता हूं, x माइनस 15 बट्टे 3 y माइनस 29 बट्टे 8 z माइनस 5 बट्टे माइनस 5। इसको मैं समीकरण नंबर 3 दे देता हूं, 3 8 माइनस 5। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, ये जो समीकरण है हमारी, ये जो इन बिंदु से गुजरती है और इसके दिक् अनुपात ये है, ये वाला जो समीकरण है ये इस रेखा यानी रेखा 2 और रेखा 3 के लंबवत है। इसलिए जो है इनके दिक् अनुपात आपस में कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहां मैं लिख रखा हूं, यदि समीकरण 1 व 2 वाली रेखा लंबवत हैं, तो देखिए इनके दिक् अनुपातों को कैसे लिख सकते हैं, इसका दिक् अनुपात a और इसका दिक् अनुपात 3, तो गुणा में कितना 3 प्लस इसका दिक् अनुपात कितना b और इसका दिक् अनुपात कितना -16।
इसका दिक् अनुपात कितना, C, और इसका दिक् अनुपात कितना, 7, बराबर कितना होगा भैया, 0 होगा। ये समीकरण बनेगी नहीं बनेगी? यानी जब ये रेखा और ये रेखा आपस में लंबवत होंगी तो इनके दिक् अनुपातों का गुणनफल और उनका योगफल किसके बराबर होने वाला है, 0 के बराबर होने वाला है। बिल्कुल, तो क्या लिख दिया, 3a माइनस 16b प्लस 7c, इसको देते समीकरण नंबर 4। आगे देखिए क्या लिखेंगे, यदि समीकरण 1 व 3 वाली रेखा ये लंबवत है, लंबवत है, कौन सी, एक तो ये और ये वाली रेखा आपस में क्या है, लंबवत है, तो देन इनके जो दिक् अनुपात हैं, ठीक है, उनको आप कैसे लिख सकते हैं, लंबवत की कंडीशन से। तो देखिए उनको लिख सकते हैं 3, 1 गुना 3, 1 गुना 3 प्लस b गुना 8 प्लस c गुना -5 बराबर 0। देखिए इसका और इसका गुणनफल कर दीजिए, प्लस इसका और इसका गुणनफल, प्लस इसका और इसका, ये किसके बराबर होगा, 0 के। फाइनली समीकरण क्या बनेगी, 3a प्लस 8b माइनस 5c बराबर 0। ये समीकरण नंबर हो गई 5। अब आपका समीकरण, आपकी जो दोनों आई है समीकरण नंबर 4 और 5, इनको आप हल कर लीजिए, उनसे एबीसी के मान याद कर लीजिए, जो एबीसी के मान आए वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो देखिए किस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, देखते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास समीकरण 4 और 5 है, इसको हम वज्र गुणन विधि जो कक्षा 10 में आपने पढ़ी है उसकी सहायता से इसको सोल्व कर लेते हैं। बिल्कुल, इसको तो लिख लेते हैं यहाँ पे, समीकरण 4 व 5 को वज्र गुणन विधि से हल करेंगे, विधि से हल करने पर देखिए किस प्रकार से हल करते हैं। बिल्कुल देखिए यहां पर आप लोग ऊपर लिख लीजिए a, यहां लिख दीजिए b, और यहां पे -b लिख लीजिए, और यहां पे लिख दीजिए c। ठीक है, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ a, यहाँ -b, यहाँ c। अगर यहाँ पे -b नहीं लिखते देन आपको जो गुणा करने का जो है पैटर्न वो बदलना पड़ेगा। ठीक है, वो हम बता देंगे। तो देखिए ए वाले को छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो -16 और -5 को गुना करेंगे तो -16 और -5, 16 पंजे 80। ठीक है, -16 और -5, फिर माइनस का चिन्ह। ठीक है भैया, फिर इस 7 को इस 8 से गुना करो तो ये हो गया 56। ये तरीका पहला। ठीक है भाई, अगर यहां पे आप -b नहीं लिखते, क्या नहीं लिखते, -b, तो b वाले में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर घटाना पड़ेगा इसको इससे मल्टीप्लाई करके। अगर यहाँ पे आप -b लिख देते हैं देन कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न वही रखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया -15। क्या करना है, इसको इससे ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, -15, फिर घटा दीजिए, यानी माइनस, इसको इससे गुणा कर दीजिए, कितना हो गया, -21। अगर यहां पे आप माइनस लगा देते हैं तो पैटर्न सेम बना रहता है। ठीक है, फिर सी वाले को आप ढक लीजिए, फिर देखिए इसको इससे 8 या 24, फिर यहां पे माइनस चिन्ह आएगा। ठीक है, इसको इससे गुणा किए 16 32 16 48, माइनस का 48। ये आप अच्छे से ध्यान रखें भाई पैटर्न। ठीक है, पहले, ठीक है, ए ऊपर है तो ए वाले को इस्तेमाल नहीं करना। ठीक, फिर देखिए इस -16 को
-5 से गुणा किया 80, फिर घटाने का चिन्ह आएगा, फिर 7 और 8 इस वे में। ठीक है, b के साथ माइनस चिन्ह इस्तेमाल करने का फायदा ये होगा कि आप जब b वाला सोल्व करेंगे तो वो पैटर्न आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पैटर्न बदलना पड़ेगा, पहले इस साइड से गुना करने पड़ेगा, फिर इस साइड से गुना करके घटाना पड़ेगा, अगर यहाँ पे आप -b नहीं लिखते। आगे देखते हैं, तो भाई 56 और 4 60, तो ये हो गया 24, ऊपर -b, 5 और 1 6, 2 और 1 3, -36 बराबर c, नीचे 24 प्लस 48, तो a बटा 24, b बटा 36, c बटा 8 और 4 12 का 2, 4 2 6 और 1 7, 72। ठीक है, सरलीकृत कर दें इसको थोड़ा सा 12 से, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 72, कितना 72। ठीक है भाई, क्लियर? यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बराबर आप 1 लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, यहां से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 6। ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियर है। वो जो एबीसी का वैल्यू आया है वो यहां पुट कर दीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये एबीसी का मान इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 6, तो लिख दीजिए समीकरण 6 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या आ जाएगा, x माइनस 1 बट्टे 2, y माइनस 2 बट्टे 3, z माइनस 4 बट्टे 6। ये स्टूडेंट आपको आंसर प्राप्त होगा बिल्कुल, यह आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। कैसे, दोबारा देख लीजिए आप लोग। क्या करना है आपको कि भाई हमें ऐसे बोला गया कि इस बिंदु से जाने वाली रेखा, ठीक है, इसके दिक् अनुपात नहीं देके हमें बोल दिया कि जो रेखा बनेगी ये वाली, ये जो है ये दी गई दोनों रेखाओं के क्या है, लंबवत है। तो हमने इस रेखा के दिक् अनुपातों को दी गई रेखाओं के दिक् अनुपातों के साथ गुणा करके लंबवत की कंडीशन लिख दी। आपको पता ही है a1 गुना a2 प्लस b1 गुना b2 प्लस c1 गुना c2 होता है, उसका इस्तेमाल करते हुए फिर इन दोनों समीकरणों को हमने वज्र गुणन विधि द्वारा हल कर लिया, एबीसी के मान आ गए, उनको यहाँ पुट कर दिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट, काफ़ी अच्छा रहा और चैप्टर जो है वो पूर्णतः फिनिश हो चुकी है। इसके पश्चात नेक्स्ट नई लेक्चर हम आप के लिए लेके आएंगे नए चैप्टर के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।